बजट सत्र का दूसरा पार्ट जो है उसकी शुरुआत हुई है, दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और इसमें भी मोदी सरकार को विपक्ष ने ऐसा घेरा कि वो संसद में सामने आने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाए। राहुल गांधी का तो यही दावा है कि मोदी संसद से भाग गए। आइए जरा पहले सुनते हैं राहुल गांधी को कि उन्होंने किस तरह पश्चिम एशिया में जो संकट आया हुआ है, ईरान पर जो बम्बार्डिंग हो रही है, ईरान युद्ध जो चल रहा है, पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बताना, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। दरअसल ईरान और अमेरिका जो है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की गूंज आज संसद में सुनाई दी है और इसी पर राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया। आज से बजट का सत्र का जो दूसरा चरण है वो शुरू हुआ है और इसमें भी मोदी सरकार को विपक्ष ने कैसे घेरा है वो आज संसद में सामने आया है। और इन सबके बीच राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि देख लिया आपने, संसद से भाग गए, नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी की बात आप अभी सुन रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो संकट छाया है, मिडिल ईस्ट के कारण इधर वेस्टर्न पार्ट में, उसके कारण उस पर मोदी सरकार कैसे घिरी हुई है, उसकी कैसे पोल खुल रही है, ये यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने जिन बिंदुओं को यहां उठाया है, विपक्ष उन्हीं पर आज सरकार से जवाब चाह रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल सुनने की जगह मोदी सरकार ने केवल अपने मन की बात कह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन के दोनों सदनों में, जी हां, संसद के दोनों सदनों में वो आए और बता दिया कि पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री खुद नजर रख रहे हैं और खाड़ी देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है, यह कह रहे थे एस जयशंकर, विदेश मंत्री इस देश के, अपने देश के, और दूतावास यानी वहां के जो एम्बेसीज हैं उससे भी लोगों को सहायता दी जा रही है। चलिए मान लिया कि सरकार यह सब काम कर रही है, यह सब कर रही है, लेकिन सदन में सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या नहीं किया है। जैसे ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद सरकार ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी ने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर ईरान सरकार को अपना शोक संदेश क्यों नहीं भेजा? देश में अब जो ऊर्जा संकट आने वाला है उससे निपटने की क्या तैयारी है? घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ चुके हैं, शेयर मार्केट रोज गिर रहा है, रुपया ऑल टाइम गिरकर बिल्कुल 92 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, उसके पार जा चुका है। इस पर सरकार कितनी चिंतित है, यह बात जयशंकर, एस जयशंकर ने क्यों नहीं बताई? अकेले राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के बाकी नेता भी इस बड़े संकट पर सदन में सरकार से चर्चा चाहते हैं, क्योंकि ईरान बहुत दूर नहीं है कि वहां आग लगी हो और भारत तक उसकी तपिश न पहुंचे, बल्कि इस हमले के जो मकसद हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन की योजना बिल्कुल साफ है, उनका उद्देश्य ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करना, देश को विभाजित करना और उसके विशाल तेल भंडार पर अवैध कब्जा करना है।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करके सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक परंपराओं को तोड़ दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने यही खेल वेनेजुएला में भी खेला था और वहां के राष्ट्रपति को भी अगवा कर लिया था। तब भी भारत सरकार चुप रही, लेकिन अब यह चुप्पी देश के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस बहाने से ईरान पर हमला हुआ, कल को वैसा ही कोई बहाना अगर भारत के लिए अमेरिका बना दे तो हम क्या करेंगे और उस पर उस समय कौन हमारा साथ देगा, इस बारे में सरकार को पहले ही विचार कर लेना चाहिए। अभी वैसे भी हम पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं जो कभी भी हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं। वैसे ईरान पर हमले के 11वें दिन, 10 दिन बीत चुके और 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक अमेरिका ईरान को झुका पाने में नाकाम रहा है। अब ट्रंप की हताशा खुलकर दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान ने भी जाहिर कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, बघाई ने, वहां के प्रवक्ता जिनकी बात अभी आपको बताया, उन्होंने एक बात और कही है कि स्पष्ट तौर पर कही है कि जब तक सैन्य हमले जारी रहेंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम या बातचीत की गुंजाइश नहीं है। वहीं अब ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के नाम का भी ऐलान कर दिया है। मुज्तबा खामनेई जो हैं वो अली खामनेई के, आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे नंबर के पुत्र हैं और आप जानते हैं कि खामनेई की 6 संतानें, उनमें से सेकंड नंबर के पुत्र, सेकंड नंबर के बेटे मुज्तबा खामनेई अब वो वहां के सुप्रीम लीडर हो गए हैं। और इस पर रशिया ने खुलकर मुज्तबा खामनेई को बधाई देकर बता दिया है कि वो हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि हम इस मौके पर ईरान के साथ खड़े हैं। रूस के साथ साथ चीन भी ईरान के पक्ष में खड़ा हो चुका है। यहां फिर राहुल गांधी की बात ही सच दिखाई दे रही है कि ईरान को कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाया गया है, मगर असली लड़ाई वर्चस्व की है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है और तीसरी तरफ रूस है। इनके बीच भारत कैसे अपनी गुरुता, जो विश्व गुरु की बात करते हैं, अपनी पुरानी महत्ता, इन सबको बनाए कैसे रखे, ये बड़ा सवाल है। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बातें आखिर क्यों यहां आ रही हैं। संसद तक कैसे ईरान की जंग पहुंच गई है, दिल्ली तक कैसे ईरान की जंग पहुंची है, इस पर चर्चा। और इन सब के बीच नेतन्याहू पर भड़क उठे आज डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू पर इसलिए भड़के हैं, क्यों भड़के ये भी आपके सामने रख देता हूं, फिर ईरान से हमारे साथी जुड़ेंगे और वो और इस पर अपनी बात रखेंगे। नेतन्याहू, जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों अच्छे दोस्त हैं और नेतन्याहू के पीठ पर हमेशा ट्रंप का हाथ रहता है। लेकिन वो भड़क इसलिए उठे क्योंकि इजराइल ने ईरान के कई तेल जो कारखाने हैं, जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, उस पर मिसाइल दागे और इसके बाद वहां आग लग गई। और इससे जब अगर तेल के ऊपर आप हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में तेल की खपत को बाधित करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, और ये अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका जानता है कि अब $100 से ऊपर $114 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत हो चुकी है, जो अभी से इस युद्ध के, इस जंग की शुरुआत में 60-65 के बीच में जो रेट चल रही थी, वो रेट डबल हो गई है, लगभग डबल हो चुकी है। जी हां, 28 फरवरी से लेकर आज 9 मार्च के बीच में आज की तारीख में $114 और $114 पहुंचने की बात जैसे है, यहां से अमेरिका की परेशानी और बढ़ती है जब तेल की कीमतों की बात हो। ऐसे में तेल के भंडार पर, तेल के जो तेल शोधन कारखाने हैं, इस पर, ऑयल रिफाइनरी पर अगर हमला नेतन्याहू करवा रहे हैं तो इससे ट्रंप साहब भड़क उठते हैं। लेकिन ट्रंप साहब पर दुनिया भड़की हुई है, नेतन्याहू पर भड़के हैं। नेतन्याहू पर तो दुनिया पहले से भड़की है, क्योंकि वो युद्ध अपराधी है घोषित तौर पर। वो कहीं दुनिया में इधर उधर जाता है तो उसको अपने ही मित्र देशों में जाने की अनुमति मिलती है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएगा। और ये केसेस उसके अंदर भी चल रही हैं, यानी वो इजराइल में भी चल रही है, उसके ऊपर केस, 12 साल की सजा हो सकती है नेतन्याहू के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़की है दुनिया? सबसे बड़ी बात कि ब्रिटेन के पूर्व सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये युद्ध अपराधी है।
ये खतरनाक काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसके ऊपर केस चलना चाहिए, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। ये बात ब्रिटेन के पूर्व सांसद ने कही है। ये सब कुछ बताता है कि एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ ट्रंप इस दुनिया को कैसे खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं, और इन सब के बीच ईरान जो कुछ कर रहा है वो काबिले तारीफ है। और लेकिन उसकी आंच, उसकी आग अपने यहां दिल्ली तक कैसे पहुंची है, और आज संसद में इस पर क्या क्या हुआ, इन सब पे चर्चा आज जरूरी है। और उन सब के बीच उधर ग्राउंड रिपोर्ट ईरान की भी जानना जरूरी है। चलिए इन सब के तमाम बातों के लिए अब चलते हैं हमारे तमाम साथियों के पास, हमारे पैनलिस्ट साथियों के पास, और सुनते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजर साहब जुड़े हुए हैं, नजर अब्बास रिजवी साहब सीधे ईरान से, कुंभ शहर से, और आपका स्वागत करता हूं रिजवी साहब। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, दिन भर संसद में थे। शकील जी से संसद में क्या हुआ ये समझेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। सीधे आना चाहता हूं रिजवी साहब आपके पास। और डोनाल्ड ट्रंप अगर भड़कते हैं तो क्या इसको सही माना जाए, सचमुच में भड़क रहे हैं, या उनकी जो नौटंकी चल रही है वही माना जाए? क्योंकि ईरान में जो हो रहा है ये हम आपसे रोज समझ रहे हैं। जरा मुझे बताइए, हम सबको बताइए कि कल से लेकर आज तक, कल शाम से लेकर आज तक एक जो सबसे बड़ी बात वहां हुई है, घटनाक्रम वहां के पूरे उसमें जो चेंज हुआ है वो है कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। और ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के खुमैनी, खामनेई और खामनेई 2 ये कह लें। लेकिन ये बताइए कि एक परंपरा ये नहीं थी कि पिता के बाद, बाप के बाद बेटा, ये यहां मैं परंपरा की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन 88 सदस्यों की जो जूरी थी उसने इनका नाम सबसे ऊपर रखते हुए कैसे चुना है, मुझे, अगर, क्योंकि आप ईरान में बैठे हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा, ये बताइए। और दूसरा उसके बाद आता हूं, क्योंकि रूस भी है, नेतन्याहू साहब हैं, ट्रंप हैं, बहुत कुछ है, चीन भी है, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया से लेकर इनके नाम पर मोहर तक आपकी बात, रिजवी साहब। आपको, तमाम वरिष्ठ साथियों को और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको आदाब अर्ज करते हैं। जी हाँ, कल रात में एक बड़ी खबर यहाँ से आई। कल रात में जब उन रैलीज में गया और शिरकत कर रहा था, कि मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं आपकी टीम के साथ, तो एक पूरा माहौल वहाँ पे मसलन गम का माहौल था, जो कि इमाम अली की शहादत की तारीख यहाँ पे शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है वो इमाम अली को की शहादत के अय्याम चल रहे हैं, तो ये गम के तारीख होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रोग्राम जो है मस्जिदों में और इमाम बारगाह वगैरह में, इमाम बाड़े वगैरह में होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि जंगी हालात हैं और खासतौर से रोड पे प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वो सारे प्रोग्राम्स रोड पे चल रहे थे और मैं भी वहां पे था, और बड़ी तादाद में बच्चे बूढ़े सब थे। लेकिन उसी के दरमियान तकरीबन, और ये प्रोग्राम जो है, ये जो जितने भी प्रोग्राम्स थे, इमाम अली की शहादत के प्रोग्राम्स, दुआ, इबादत, ये सारा शब कद्र के जो प्रोग्राम चल रहे थे, वो पूरे ईरान में एक साथ चल रहे थे। और उसी के दरमियान तकरीबन मेरे ख्याल से 1:15 बजे रात में एक साथ पूरे ईरान में ये ऐलान किया गया उन प्रोग्राम्स के दरमियान कि जो मजलिस खुफरगान है, जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपना फैसला फाइनलाइज कर दिया है और उसका अनाउंसमेंट इस वक्त होगा। और अनाउंस जब किया गया तो पब्लिक जो है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक ऊर्जा और एक उल्लास और एक अजीब माहौल वहां पे बन गया, और पब्लिक बहुत ही जोश के साथ खड़े हो गए। ये जो वीडियोस है वो सिर्फ मेरे पास कुम के भी है यहाँ पे स्क्रीन पे, उसके अलावा बाकी पूरे तेहरान में, इस्फहान में, मशहद में, सारी जगह से जो वीडियोस आए हैं, हर जगह पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा उल्लास और बहुत ज्यादा खुशी के साथ उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। और उसके बाद से ये जो प्रोसेस है, अगर आप कह रहे हैं प्रोसेस के बारे में, तो देखें, इससे पहले जब इमाम खुमैनी की जब इंतकाल हुआ था 1989 में, तो उस वक्त भी ये पूरा एक प्रोसेस चला था। ईरान के अंदर जो वली फकी हैं, जो रहबर हैं, जो सुप्रीम लीडर कहा जाता है जिन्हें, वो उनको सेलेक्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो संवैधानिक है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से है, और उसमें मजलिस खुफरगान अपने जो भी उनके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर कुछ खास सलाहियतें होती हैं, कुछ खास क्वालिटीज होती हैं, वो उन अफराद में से किसी को एक को चुनती है। और खास तौर से ये जो क्वालिटीज होती है उसमें से अगर मैं कुछ को जिक्र करूं यहाँ पे, तो पहला कि वो एक आलिम होना चाहिए, वो एक मुज्तहिद होना चाहिए, फिर इस्लामिक
जो थियोलॉजी है उसमें वो टॉप मोस्ट नॉलेजफुल पर्सन होना चाहिए, एक ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, पॉलिटिकली तौर से वो एक मुल्क को चलाने की सलाहियत रखता हो, ये क्वालिटी भी उसके अंदर बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके अलावा वो शुजा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी के प्रेशर में आ जाए, डर जाए। तो ये एक अहम क्वालिटी है जब वो सेलेक्ट करते हैं रहबर को। उसके अलावा खास तौर से एक जो स्पेशल चीज जिस पे फोकस किया जाता है वो कि साम्राज्यवाद से ना डरने वाला, साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाला इनकलाबी फिक्र का इंसान हो। और इस तरह की मुख्तलिफ क्वालिटीज है कि जिसके बेस पे मजलिस खुबरगान आके सेलेक्ट करती है कि हम अपना नेक्स्ट वली फकी, अपना नेक्स्ट रहबर चूज करेंगे। तो अगर ये जो आज दुनिया में एक बात कहीं ना कहीं से ये बात उठ रही होगी, क्योंकि दुनिया इसको उस तरह से देखती है, अलग तरीके से देखती है, उसको लगता है कि बाप के बाद बेटा आ गया है। तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस पूरा सिलेक्शन हुआ है उनकी क्वालिटीज के बिना पे। और इनसे बेहतर इस वक्त ईरान में मजलिस खुबरगान कोई समझ में नहीं आया, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। उन्होंने बेस्ट जो भी ऑप्शन थे कि जो वली फकी बन सकता है, जो सुप्रीम लीडर बन सकता है, बेस्ट ऑप्शन को मजलिस खुबरगान ने सेलेक्ट किया है। और आप देखें यहाँ पे पुरानी वीडियोस हैं, आप ऐसा नहीं है कि क्योंकि मसलन आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जो है वो रहबर थे इस वजह से उनके बेटे को बना दिया गया। अगर ऐसा होता तो इमाम खुमैनी आयतुल्लाह रूहुल्लाह मुसूई खुमैनी के बाद उनके बेटे को या उनके परिवार में से किसी को बनाया जाता। जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को रहबर बनाया गया था 1989 में, तो वो बिल्कुल भी कोई खास उनका मसलन फैमिली रिलेशन नहीं था इमाम खुमैनी के साथ, वो उनको उनकी क्वालिटी के बिना पे। तो उस वक्त भी जो वली फकी का चुनाव हुआ था, जो सुप्रीम लीडर का चुनाव हुआ था, वो क्वालिटीज के बेस पे हुआ था। इस वक्त भी जो हुआ है वो पूरा एक प्रोसेस को फॉलो किया गया है, वो एक प्रोसेस के तहत उनको क्वालिटीज के बेस पे किया गया है। और ये एक अजीब अच्छा और खूबसूरत इत्तेफाक है कि ये जो वली फकी हैं, ये जो सुप्रीम लीडर हैं, ये बेटे हैं इससे पहले वाले सुप्रीम लीडर से। आप देखें ये जो अटैक हुआ था, जिस अटैक में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके नवासे, उनके पोते, उनके दामाद, जिसमें सब शहीद हुए हैं, उस जगह पे मुश्तबा खामनेई भी मौजूद थे। और उस हमले में वो भी काफी घायल हुए थे और अभी भी वो जो हैं काफी घायल हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं थे। ये एक इत्तेफाक है कि वो उनकी जान वहां बचती है। और फिर क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज है, शुरू से ही वो इन सारे प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने देखा है नजदीक से किस तरह से मुल्क चलाया जाता है। उन्होंने अपनी जो डिफेंस यहाँ पे जब ईरान इराक वॉर चल रही थी उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। एक आम उस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट थे, लेकिन मुश्तबा खामनेई एक आम सैनिक की तरह, एक आम सिपाही की तरह जंग में उन्होंने शिरकत करी और वहां पे भी उनको जो है वो घायल वगैरह वो हुए थे। उन्होंने बाकायदा जंग में जाके फ्रंट लाइन पे जाके हिस्सा लिया था। तो ये जो शुबहा है, और ये शुबहा मुझे पता है कि अभी वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न मीडिया के जो पिछलग्गू लोग हैं उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे जो है बाप के बाद बेटे को बना दिया गया है। लेकिन यकीन जानिए कि जमीनी हालात बिल्कुल उलट हैं। पब्लिक के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक खुशी का माहौल है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे जो वली फकी थे खामनेई साहब, वो एक तरह से दोबारा खामनेई साहब को देख रहे हैं मुश्तबा खामनेई के अंदर। और पब्लिक पूरी तरीके से, अभी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे ईरान में, बैयत का प्रोग्राम चल रहा है। बैयत से मुराद है वचन देना, यानी आवाम वचन दे रही है, शपथ ले रही है वफादारी की। आप वीडियोस देख सकते हैं, ये वीडियोस मुख्तलिफ शहरों के हैं, मशहद, इस्फहान, तेहरान, और मैं यहाँ जहाँ कुम में हूँ वहां पे भी ये सारे लोग जमा हुए हैं और एकजुट होके एक आवाज में कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम सैयद अली खामनेई को अपना रहबर मानते थे, उनके साथ पूरे लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उनके वफादार थे, वैसे ही हम अपने तीसरे वली फकी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के लिए भी वफादार होंगे। और ये बैयत का प्रोग्राम पूरे ईरान में इस वक्त चल रहा है। मुझे कवर करने के लिए जाना था और मेरे दोस्तान यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, वीडियोस मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। तो पूरी तरीके से ईरान के अंदर एक इत्तिहाद और एक ऊर्जा का संचार हो गया है लोगों के अंदर। जिस वक्त से इनके नाम का ऐलान हुआ है, लोगों के अंदर एक खुशी है, लोगों के अंदर एक ऊर्जा है, और बहुत ही ज्यादा जो मैंने आपसे बताया था कि एक इस्तेकामत थी, बहुत मोहकम तरीके से, बहुत स्ट्रांगली जो है वो अमेरिका और इजराइल के साथ जंग को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। आप समझ लें 2-3 गुना उस एनर्जी के अंदर जो है वो इजाफा हो गया है। और इसी वजह से अब जो है आपने देखा होगा ट्रंप वगैरह के भी जो बयानात आए हैं, और ये जो डांटने वाली बात है आपने जिक्र की, तो समझ में आता है कि ट्रंप को भी समझ में आ रहा है कि मैंने इतनी ज्यादा क्रिमिनल तरीके से ईरान पे अटैक किया और यहाँ के जो वली फकीर थे उनको शहीद किया, इस उम्मीद के साथ
कि यहाँ का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ का सिस्टम बैठ जाएगा और ये हमारे सामने तस्लीम हो जाएंगे। लेकिन पूरा गेम ट्रंप के हिसाब से देखें तो उल्टा हो गया है। यहाँ की पब्लिक के अंदर एक नई जोश, एक नई ऊर्जा आ गई है सैयद मुश्तबा खामनई के वली फकी बनने से, क्योंकि वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की लेगेसी को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ ये देख रहे हैं क्योंकि ये अभी यंग है, अभी इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो जोश और जज्बा होता है अगली जनरेशन का, उस जोश के साथ पूरी ईरानी आवाम इस जंग को अब आगे बढ़ाने वाली। जी, यहाँ पे ये बताइए कि रूस रशिया के प्रेसिडेंट की बधाई भी आ गई है, कांग्रेचुलेट किया है उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं और इस जंग में जो भी देश इनके साथ हैं हम उनके साथ हैं। इसका ये पैगाम कहाँ तक जाता है, इसके क्या मायने देखे जाएं? रशिया सिर्फ बोलने के लिए साथ है या सचमुच रशिया साथ है? और क्या कहता है ईरान इस मामले पे, खासकर रूस और चीन की जब बात की जाए तो? जी देखिए, जब पिछली बार जब जंग हो रही थी 12 दिन की जंग, तो उस वक्त रूस के फॉरेन मिनिस्टर का बयान था कि उनसे पूछा गया कि आप ईरान की मदद किस हद तक कर सकते हैं, तो उन्होंने एक साफ कहा था कि ईरान ने हमसे मदद मांगी ही नहीं है, यानी सैन्य मदद हमसे मांगी ही नहीं है। और इस बार भी ईरान जो है, ये अभी तक इन्होंने जो खबरें हैं वो ना चीन से किसी तरह की सैनिक मदद मांगी है, ना रशिया से मांगी है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट रूस और चीन का ईरान को हमेशा से रहा है और वाकई इंटरनेशनल, अगर आप इसको देखें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखें तो ये बहुत मायने रखता है कि फौरन रूस ने आके और चीन ने आके मुबारकबाद दी है। इससे ये समझ में आता है कि चीन और रूस इस चीज को समझ रहे हैं कि जो अमेरिका यहाँ करना चाह रहा था, अमेरिका यहाँ जो तख्ता पलट करना चाह रहा था, वो तख्ता पलट किसी भी हालत में यहाँ मुमकिन नहीं है। और एक नॉर्मल प्रोसेस, जैसे कि कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर अनफॉर्चुनेटली वहां के प्रमुख का, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है या असैसिनेशन हो जाता है, तो हर मुल्क की एक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रहता है कि जिसके जरिए से वो पावर नेक्स्ट जो बंदा रहता है, जो नेक्स्ट शख्स आता है, उस तक पहुंचती है। इसी तरीके से ईरान के अंदर भी एक क्रिमिनल प्रोसेस के तहत आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को असैसिनेट किया गया, उनको शहीद किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ईरान का सिस्टम इतना कमजोर है कि वो कोलैप्स हो जाएगा, बल्कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत, पूरा जो यहाँ की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत मजलिस खबरगान ने एक वैलिड, एक लीगल, एक सही इंसान को चुना है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है इस मुल्क को चलाने की, इस मुल्क को आगे ले जाने की, वो भी ऐसी जंगी माहौल में। तो रूस और चाइना इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, ईरान का बिल्कुल वैलिड प्रोसेस है। तो इस वजह से उन्होंने आके फौरन जो है इसमें मुबारकबाद दी है और डिप्लोमेटिक तौर से वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि वो और आगे भी मदद कर रहे होंगे। जैसे कि कल आपने कहा था कि इंटेलिजेंस लेवल पे सपोर्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है, मुझे उनकी खुशी हुई कि इंटेलिजेंस लेवल पे सपोर्ट हो, क्योंकि जितना ज्यादा सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे ईरान को इस वक्त मिल रहा है वो हर एतबार से ईरान के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ये इंटरनेशनली इस वक्त जो सबसे ज्यादा मनफूर है, जो सबसे ज्यादा ग्रेडिट लोग हैं, जिनको ज्यादा नफरत की जा रही है, वो अमेरिका और इजराइल और उनकी पॉलिसीज हैं कि जिस तरीके से ये दूसरे मुल्कों पे अटैक करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये अच्छी चीज है कि ईरान को बधाई दी है, मुश्तबा खामनई साहब को बधाई दी है रूस ने और चाइना ने। ये वाकई एक अच्छा स्टेप है। जी, एक सवाल और है, फिर आता हूँ तमाम हमारे साथियों के बीच भी, थोड़ा उनसे भी इसी मसले पे आगे बात हम करेंगे। रिजवी साहब, ज़रा ये बताइए कि ये जो ऑयल रिफाइनरी पे जो हमला अटैक हुआ है, जिस पर नाराज़गी भी जताई है ट्रंप ने, इसको लेकर ईरान में क्या प्रतिक्रिया है? जी, ईरान में इसको जो इस तरह से लिया जा रहा है कि आप देखें, जब दो गुंडे आपस में लड़ रहे होते हैं और वो किसी पे हमला करना चाहते हैं, किसी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सारी पॉलिसीज एक के बाद एक फेल होने लगती हैं। जो उन्होंने प्लान्स बनाए होते हैं, जब वो फेल होने लगते हैं तो आपस का डिस्प्यूट बाहर आने लगता है। क्योंकि नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, वो आपस में किसी आइडियोलॉजी के बेस पे या उनके दिल नहीं मिले हुए। ऐसा नहीं है कि वाकई उनके दरमियान कोई दोस्ती या मोहब्बत का रिश्ता है, बल्कि वो अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने अपने मजबूरियों के तहत एक साथ आके, यानी ट्रंप ने भी जो हमला किया इजराइल के कहने पे ईरान के ऊपर, वो मजबूर होके, यानी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एप्स्टीन फाइल का बैकग्राउंड है या जो दूसरी मजबूरियां हैं ट्रंप की, उसके बिना पे था। तो जब ये देखते हैं, जब सामने वाला मजबूती से खड़ा रहता है और मुंह तोड़ जवाब देता है, तो फिर जो अंदरूनी कलह होती है, अंदरूनी डिस्प्यूट होते हैं, वो बाहर आने लगते हैं। तो ईरान के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज्यादा वो मजबूती से खड़े रहेंगे,
जितना ज्यादा मजबूती के साथ इन लोगों का जवाब देते रहेंगे। देखिए हुआ क्या है कि जब इन्होंने तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया है तो ईरान ने भी पलटवार में कुवैत में और बहरीन में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है, और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप हमारे तेल निर्यात को, हमारे तेल उत्पादन पे हमला करेंगे तो हम आपके जो मफाद हैं, जो आपके बेनिफिशियल तेल उत्पादन है, उस पर हमला करेंगे। तो जब पूरी तरीके से समझ में आ गया कि ईरान टिट फॉर टैट वाली कंडीशन में हमला करेगा, वो हमारे, और उसके बाद बहरीन में जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है बहरीन की, वो बंद भी हो गई, वहां पे तेल का उत्पादन बंद हो गया है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो जब नुकसान होने लगता है तो अंदरूनी जो कला है वो खुल के सामने आ जाती है। और दूसरा, इसके अंदर एक और कूटनीति है और एक और चीज है। ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ये जो है गैर इंसानी, यानी पानी के प्लांट पे हमला करना या तेल की रिफाइनरी पे हमला करना, जो कि सिविलियन टारगेट्स है, वो कहीं से भी मिलिट्री टारगेट्स नहीं है, वॉर क्राइम में शुमार होते हैं, ये शायद बताना चाहते हैं दुनिया को, ये पैगाम देना चाहते हैं ट्रंप कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना बुरा नेतन्याहू है, और ये सारे गंदे काम तो नेतन्याहू करता है। इस वजह से आके पब्लिकली आके उन्होंने एक ड्रामा रचा है। लेकिन पहले भी ये बात मैं कह चुका हूं और दुनिया इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ट्रंप मेंटली स्टेबल नहीं है। वो कब क्या कहते हैं, कब किस चीज से मुकर जाते हैं, ये वाकई इसका कोई भरोसा नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने किया है, अगर कल को वो देखेंगे कि जंग हमारे उसमें चल रही है, हमारे फायदे में जा रही है, तो पलट के कह सकते हैं कि नहीं नहीं, उस वक्त तो मैंने गलत कहा था, वो हमला हमने किया था। तो ट्रंप की इस तरह की बयानात को जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते ईरान में लोग, ना ईरान की आवाम इसको सीरियस लेती है। देखिए आपने परसों भी आपको बताया, कल मैंने आपको बताया कि परसों जो उन्होंने ट्वीट किया था, आज रात हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, तो इसका डायरेक्ट असर तो ये होना चाहिए कि रोडें खाली हो जानी चाहिए। लेकिन तादाद बढ़ गई लोगों के कि आज तुम क्या हमला करने वाले हो, देखिए हम क्या हमला करते हैं। तो कोई बड़ा हमला नहीं किया, बड़ी एक आग लगा दिया आपने, ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया ताकि आग बड़ी लगे और लोगों को दिखे कि बड़ा हमला हुआ है। इसी तरीके से कल भी इन्होंने इस तरह के बयानात देते रहते हैं। साइकोलॉजिकल वॉर चालू है क्योंकि मिलिट्री लेवल पे बहुत बुरी तरीके से इनको नुकसान हो रहा है। तो अब इस तरह की बातों के जरिए से कि उनका गलती है, उन्होंने फला अटैक कर दिया, कल को ये भी कह सकते हैं कि मुझे खबर नहीं थी और जो है नेतन्याहू ने जो है वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को असैसिनेशन कर दिया, मुझे बाद में मालूम चला। तो इनकी बातों को कोई यहाँ पे सीरियस नहीं लेता है, ये इनको एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। और हदफ वही है कि जो मैंने बार बार एटरेट किया है, बार बार कहा है, तकरार किया है, हदफ वही है कि यूएस बेसेस फिलहाल इस पूरे रीजन से खाली होने चाहिए। और इसी वजह से और इस पूरे हदफ के साथ ईरानी आवाम, आप वीडियोज में देख सकते हैं कि ईरानी आवाम पूरी तरीके से वचनबद्ध है अपने नए सुप्रीम लीडर के लिए, अपने रहबर के लिए, और पूरी एकता के साथ, पूरे इत्तेहाद के साथ, पूरी यूनिटी के साथ उनके सपोर्ट के लिए वो आए हैं। और कहीं पे भी दुनिया में नहीं देखा जाता है कि जंगी हालात में अगर किसी लीडर का असैसिनेशन हो जाए, शहादत हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो पब्लिक इतनी एकजुटता के साथ आए और वचनबद्ध होके बैयत करे, वचन दे, अहद ले कि हम उसी तरीके से आपके साथ हैं जिस तरह से हम पिछले वली फकी के साथ थे, पिछले रहबर के साथ थे। तो ये वीडियोस इस वक्त वाकई दुनिया में जाने चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए कि ईरानी आवाम के अंदर कोई शुबा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया में अभी ये शुबा उठाया जाएगा, ये इशू बनाया जाएगा कि बाप के बाद बेटे बना दिया गया, ये कैसे हो गया, तो ये बिल्कुल इनवैलिड है। कोई भी हकीकत से कोई इसका राब्ता नहीं है। और ईरानी आवाम जानती है कि इस तरह के शुबहात हमको भटकाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर जो लोग ये शुबहात उठाएंगे अभी मीडिया में आके कि बाप के बाद बेटे को बना दिया गया, वो न सऊदी अरब पे बोलते हैं कि बाप के बाद बेटे को बना दिया गया, न कतर पे बोलते हैं, न कुवैत पे बोलते हैं, न दुबई में बोलते हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे नहीं बोलते जहां पे खुलेआम मुनारकी है, जहां पे खुलेआम राजतंत्र है, बाप के बाद बेटे को बना दिया जाता है, पब्लिक का कोई अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक का कोई दखल नहीं है, वहां पे ये शुबहा इजाद नहीं किया जाता। लेकिन जहां पे पूरा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक एक्सपर्ट, पूरी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ की जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो मजलिस खबरगान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है और उसने आके सेलेक्ट किया है। तो ये शुबहा, ये अगर किसी के जहन में आता है, डाउट आता है, जिसे अभी बढ़ाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि वेस्टर्न मीडिया चुप नहीं बैठेगा, वो इस पे दाव खेलेगा। लेकिन ईरान के अंदर पूरी एकजहती है, पूरा इत्तेहाद है, कहीं से भी किसी भी तरह की मुखालफत नहीं है। ईरान के अंदर प्रेसिडेंट ने, आर्म फोर्सेस ने, IRGC ने, मिलिट्री ने, आर्मी ने, नेवी ने और जितने भी इनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, सब ने कल और आज पैगाम दिया है और यही कहा है कि हम आपकी बैयत करते हैं। मैं वर्ड बैयत का यूज कर रहा हूं, ये अरेबिक वर्ड है। बैयत का मतलब होता है
कि हम वफादारी का वचन देते हैं, हम वफादारी का अहद लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके पीछे खड़े हैं, जो आप कहेंगे हम उसको कबूल करेंगे। जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई लीडरशिप कर रहे थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की, इस पूरे ईरान के इस इनकलाब की, उसी तरीके से पूरी कुदरत के साथ ये सैयद मुश्तबा खामनेई भी इसको आगे लेके चलेंगे और ईरान की पूरी आवाम, ईरान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन इसमें एकजुट होकर अपने रहबर के साथ खड़े। जी रिजवी साहब, थोड़ा आप इधर बने रहिए और मैं जरा इधर दिल्ली की तरफ बढ़ता हूं। दिल्ली में आज संसद में जो कुछ हुआ और उसमें भी आज शुरुआत होनी थी, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना था इनके लिए, ओम बिरला के लिए, लेकिन बात जो है वो ईरान जंग पे आ गई और ईरान जंग को लेकर अलग जंग की स्थिति वहां पर दिखाई देने लगी दोनों सदनों में। शकील जी, आप थे, दोनों सदनों को आपने नजदीक से देखा है, क्या चल रहा था? राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी है, तमाम दूसरे अपोजिशन के लीडर्स ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं उस पर, और अंदर आखिर एस जयशंकर जो बात कह रहे थे, आधी अधूरी बात क्यों कह रहे थे, जरा ये बताइए। और क्यों भड़का है यहां विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनको सदन चलाना ही नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो है, उनको कुछ नहीं आता है, और एक ऐसे इंसान को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है जो किसी काम का नहीं है। यह सत्ता पक्ष का कहना है। शकील जी। राजीव जी, आवाज आ रही है? जी जी, अच्छे से आ रही जी। राजीव जी, सदन चलाना सरकार का काम है, ये हम नहीं कह रहे। ये लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था, ये राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा था। आज राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से इन सारी बातों को पेश किया। वो सदन में थे, लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं थे, और उसके बाद ये जो भी आपने वीडियो दिखाया राहुल का, उसमें ऊपर के सवाल कट गए हैं कि जो सवाल हमारे मीडिया के दोस्त पूछ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े मजेदार हैं। तो राहुल जैसे ही पहुंचे, कैमरे लगे और सवाल ये आया कि साहब 1 मिनट में इतना खर्चा होता है संसद चलाने में, 1 घंटे में इतना, 1 दिन में इतना। और राहुल ने कहा जो वेस्ट एशिया का नुकसान हो रहा है, आप यहां के नुकसान को बता रहे हैं, वो आपकी नजर में कुछ नहीं है। जो वहां पे हमारे भारतीय फंसे हैं वो कुछ नहीं है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंच गई है। राहुल ने आज बहुत जोरदार ढंग से बात कही, और जो सबसे बड़ी बात कही है उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। राहुल ने आज कहा क्या है? पहली बार प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल बहुत खराब और बहुत खतरनाक शब्द है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और वो हो रहे हैं, तो फिर देश के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ और हो नहीं सकता। दूसरी उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। मैं आपसे कहता हूं सदन में नहीं आएंगे। आज तो आए नहीं थे, हमने देखा, कल का बताएंगे आपको, लेकिन राहुल का दावा है कि वो नहीं आएंगे। और तीसरा जो उन्होंने कहा पैराडाइम शिफ्ट का, ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ? आज लोकसभा में ये बैठे हुए हैं सामने बहुत पुराने दोस्त जगदम्बिका पाल जी, ये बता रहे थे, राहुल जी को ही बता रहे थे कि 1 मिनट में इतना खर्चा, 1 सेकंड में इतना खर्चा, 1 दिन में इतना खर्चा, और ये इतना खर्चा। और वही सवाल मीडिया के पास पहुंच गया, मीडिया पूछने लगा। पूरे 10 साल यूपीए की सरकार को बीजेपी ने नहीं चलने दी। चेयर से कभी कोई नहीं बोलता था कि खर्चा कितना होता है, कभी नहीं बोलता था। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट किया जा रहा है कि असली मुद्दे को छुपाने के लिए ये नकली मुद्दे उठा दो। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो ईरान पे हमला है अमेरिका और इजराइल का, वो और उसका असर आज संसद में पहुंच गया, और बहुत जोरदार तरीके से पहुंच गया। सुबह पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर नारे लगाए, प्लेकार्ड दिखाए, और प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं के नारे लगाए, जिसको राहुल ने और आगे बढ़ के अपने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्लैकमेल भी कह दिया। लोकसभा चली ही नहीं, 11 बजे शुरू हुई, 2 मिनट बाद 12 बजे तक के लिए, 12 बजे शुरू हुई, थोड़ी देर बाद 3 बजे तक के लिए, 3 बजे शुरू हुई, कल तक के लिए। और एक जो सबसे खास बात रही कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ
पार्ट 1 में जो बजट सत्र का चल रहा था उसके मुद्दे भी बड़े खराब थे, खतरनाक थे मोदी जी के लिए, और पार्ट 2 में उससे भी ज्यादा हो गए। पार्ट 2 मोदी जी के लिए इतना खराब रहा था कि वो लोकसभा को फेस ही नहीं कर पाए, और पार्ट 2 में राहुल का दावा है कि ये भी नहीं कर पाएंगे। तो आज जो है, जो सबसे खास बात रही कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। टीएमसी भी आज शामिल थी, मजबूती के साथ शामिल थी। होती थी वो पहले भी, लेकिन कभी होती थी, कभी थोड़ी दूर दिखती थी। लेकिन जब से उसके ऊपर इस तरह के सवाल उठाए हैं, राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाया है, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है, तो ममता बनर्जी ने भी अपनी टीएमसी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। तो संसद के अंदर सरकार के लिए बहुत परेशानियां हैं। जयशंकर जी को पहुंचाया था उन्होंने, जो कोई जवाब नहीं दे पाए। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद आए, वो जवाब दे और चर्चा हो इसके ऊपर। हमारे लाखों भारतीय वहां फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में, उनकी सुरक्षित वापसी कैसे होगी? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या होगा? रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, और प्रधानमंत्री मौन है। विपक्ष की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? तो ये जो है बहुत बड़े मुद्दे हैं, और इसके ऊपर हमें लगता है कि जो अगले दिन आने वाले हैं, 2 अप्रैल तक है ये पार्लियामेंट का सेशन पूरा का पूरा, सरकार के लिए आसान होने वाली नहीं है। और सरकार के लिए, सरकार से ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए, ये जो आपने कहा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो रिमूवल का प्रस्ताव है, रिमूवल ऑफ स्पीकर, तो वो आज आना था। लेकिन राहुल ने कहा कि पहले सबसे जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात कर लो, हमें भारतीयों की चिंता है, हमें देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है, उस पर तो हम कर लेंगे बात। वो आज चर्चा नहीं हो पाई, कल देखते हैं उस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है। और जब तक चर्चा नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष अपनी चेयर पे नहीं आते हैं, तो जो लोग चेयर पे बैठे हुए हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग अपने तरीके से अपना नंबर बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। जी, जगदम्बिका पाल जी आज राहुल राहुल कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को वो पूरी तरह असम्मानजनक ढंग से संबोधित कर रहे थे, वेणुगोपाल को भी। तो क्यों? कुर्सी अपने आप में बहुत ताकतवर चीज होती है, बड़ी चीज होती है, इसीलिए कहते हैं कुर्सी छोड़ना नहीं चाहिए खाली। बिरला जी ने छोड़ दी कुर्सी, एक बड़ा ऊंचा नैतिक मापदंड लेते हुए कि मैं नहीं बैठूंगा। अब समस्या यह है कि उसमें चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा हो जाए, मामले का फैसला हो जाए, तो आगे बात बढ़े। लेकिन फिलहाल तो अभी चर्चा हो नहीं रही है। कल विपक्ष होने देता है या नहीं होता है, ये देखना होगा। कल भी चर्चा हो पाती है रिमूवल ऑफ स्पीकर पे कि नहीं हो पाती है। लेकिन राहुल गांधी के तेवर बहुत सख्त हैं। सुबह प्रदर्शन से लेके दिन में वो खड़े थे लोकसभा के अंदर, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया नेता प्रतिपक्ष को। आज भी वो खड़े हुए थे, बोलना चाह रहे थे। और उसके बाद जो मीडिया को उन्होंने बाइट दी, आपने सुनाई दी जी। उससे पहले के जो सवाल हैं वो भी अगर सुनवा दें या हम कहें तो हम पहुंचा देते हैं उसको, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। शुरुआती यहाँ से होती है। अब क्या पत्रकारों के सवाल सुनाए जाएं, वो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या पूछे जा रहे हैं आजकल, और किस ढंग की पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकार आज के खासकर। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जी शकील जी, जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर आता हूं। राहुल जो उसका जवाब दे रहे हैं जितने संयमित तरीके से, ये जरा कल्पना करें कि इसके बदले रविशंकर प्रसाद होते तो किस तरह गरजते बरसते। पूरे संयमित तरीके से राहुल ने जवाब दिया, एकदम शांत। राहुल उत्तेजित नहीं हुए, उनसे बहुत धीमे से पूछ रहे हैं राहुल कि आपको नहीं लगता कि ये वेस्ट एशिया का जो इशू है बड़ा इशू है? प्यार से पूछ रहे हैं वो। आपको सबसे बड़ा इशू ये लग रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के रिमूवल के प्रस्ताव पे चर्चा हो जाए, वो इशू आपको बड़ा नहीं लग रहा? राहुल जो है बहुत परिपक्वता के साथ पेश आ रहे हैं, और ये इसलिए शकील जी ये बताइए कि इस पे भी शकील जी ये बात भी उठाई गई क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक ईरानी एम्बेसी में नहीं गए, या उन्होंने कंडोलेंस एम्बेसी जाए ना जाए, कंडोलेंस के नाम पे एक शब्द नहीं लिखा, इस पे भी कोई बात हुई क्या? हाँ, सारा विपक्ष कह रहा है इस बात को, खूब कह रहा है, लेकिन वो बोलने तो दिया नहीं जा रहा किसी को। सब अपनी बात कह रहे हैं, अब वो उसको रिकॉर्ड में ले नहीं रहे। वो
राहुल भी कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा भी कह रही हैं, सपा के लोग भी कह रहे हैं। और वो महुआ मोइत्रा पे जगदम्बिका पाल पर्सनल तरीके से बात करने लगे, आप ये क्या कर रही हैं, इस तरह बोलने लगे जैसे कोई क्लास हो वो। तो ये बड़े मजेदार खेल चल रहे हैं विद इन बीजेपी कि भाई कहीं हमें कोई मौका मिल जाए, शायद हम मोदी जी की निगाहों में आ जाए कि देखो हम ओम बिरला जी से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हमें मौका दीजिए ना। जी जी, जी। ओम बिरला को क्यों हटाना चाहते हैं आप? हालांकि जगदम्बिका पाल जो हैं वो जगदम्बिका पाल से अच्छे हैं, बेटर है, बेटर देन जगदम्बिका पाल, बेटर देन जगदम्बिका पाल। जी, हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों बाद में आप दोनों का भी स्वागत है इस चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। एक बार फिर से ईरान चलते हैं। रिजवी साहब ईरान के कुंभ शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुंभ शहर का नाम याद आते ही नए सुप्रीम लीडर भी वहीं से हैं, ये बताया जा रहा है। शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई जो है वहाँ से की है और खासकर धार्मिक पढ़ाई, इन सब में जरा उनके बारे में बताइए। कुंभ शहर का से क्या रिलेशन है इनका मुज्तबा खामनेई का? कुंभ शहर है वो रिलीजियस सिटी है। आप जो यूनिवर्सिटी है, जो हौजा है, जो रिलीजियस स्टडीज का सेंटर है, वो दुनिया में दो बड़े सेंटर हैं। एक नजफ है ईरान के अंदर, इराक के अंदर, माफ कीजिएगा, इराक के अंदर जो नजफ है वो एक बड़ा सेंटर है जहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटी की पढ़ाई होती है, वहां पे लोग आके पढ़ाई करते हैं। और आज ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा सेंटर है वो कुंभ शहर है। कुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे हैं, औजात हैं कि जहाँ पे पढ़ाई होती है। और इसमें तकरीबन मुख्तलिफ लेवल्स की पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन, अगर मैं उस लैंग्वेज को यूज करूं कि जो इंडिया में आप बेहतर समझेंगे, वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की पढ़ाई, और उसके बाद एक होती है इज्तिहाद के लेवल की पढ़ाई जिसको मुज्तहिद कहते हैं, कि जिसके बाद वो स्पेशलिस्ट बनते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत में। तो क्योंकि ये सेंटर है और यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो मुश्तबा खामनेई साहब ने जो है यहाँ से पढ़ाई करी है। खुद वो यहाँ पढ़ते रहे हैं, उन्होंने एक लंबे अरसे तक अपनी पढ़ाई करी, वही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है डॉक्टरेट करी उन्होंने, बस दर्स से खारिज किया है। और फिर वो मुज्तहिद बनने के बाद एक लंबे अरसे तक वो खुद दर्स देते रहे हैं यहाँ पे। तो एक जो शर्त होती है वली फकी के लिए और रहबर के लिए, वो ये कि वो खुद लर्न्ड पर्सन होना चाहिए, इस्लामी थियोलॉजी का वो सबसे ज्यादा माहिर होना चाहिए। तो वो पूरी पढ़ाई इन्होंने कुंभ के अंदर करी है, कुंभ के अंदर पढ़ते भी रहे हैं, और जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो फिर उन्होंने दर्स भी दिए हैं। तो एक बड़ी तादाद में इनके स्टूडेंट्स भी हैं कि जो खुद अब टीचर्स हैं, यहाँ के लर्नड स्कॉलर्स हैं। तो ये रिलेशन जो है मुश्तबा खामनेई साहब का कुंभ से है। वो ज़ाहिरन रहते भी यहाँ पे थे और यहाँ पे ही उन्होंने पढ़ाई करी है, पढ़ाते रहते थे। इसके अलावा जो है उन्होंने शुरुआती दौर में अपनी जवानी में, क्योंकि जब वो जवान हो रहे थे, अब 17-16 साल के थे, तो उसी जमाने में जंग भी चल रही थी। तो उस जमाने में जो मामला था कि तकरीबन जितने जवान थे वो जंग में जाते थे, शिरकत करते थे। एक बड़ी तादाद में इराक के साथ जो जंग थी उसकी बात आप कर रहे हैं, इराक जंग, इराक की जंग थी, उस वक्त इन्होंने शिरकत करी। और उस वक्त के कई वीडियोस भी हैं और कई उस वक्त की बातें भी हैं जो अब सोशल मीडिया पे निकल के बाहर आ रही हैं, कि जो इनके कमांडर थे, उनका नाम था आगा तुश्तरी करके नाम था उनका, शुस्त्री। उनका बयान था कि मुझे कई दिनों तक ये मालूम नहीं चला कि मुश्तबा खामनेई हमारे राष्ट्रपति के बेटे हैं। वो इस तरह से एक आम सिपाही की तरह पूरी बटालियन में रहते थे। तो उसके बाद मैंने जो है उनको खास एक अहमियत देने की कोशिश की, लेकिन वो उस खास अहमियत को लेने को तैयार नहीं हुए। और पूरी कोशिश उनकी रहती थी कि एक आम सिपाही की तरह, एक आम सैनिक की तरह वो उस बटालियन के अंदर रहें, और फ्रंट लाइन पे भी जाने की उनकी कोशिश रहती थी। कई बार फ्रंट लाइन पे भी गए हैं। तो जवानी से ही ये जो जज्बा है, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं, वो इसको जरूर जानते हैं कि दुनिया को जो दस्तूर है कि जो राष्ट्रपति का बेटा होता है, जो प्रधानमंत्री का बेटा होता है, वो ये जो जंगी माहौल है ना उससे बहुत दूर रहता है। वो कहीं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होता है। हमारे यहाँ के मुख्तलिफ जो हैं बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देखिए उनकी जिंदगियों को, वो बाहर कहीं पढ़ाई करते हैं, फिर बाहर से आते हैं। लेकिन ईरान का जो निजाम है, ये थोड़ा निजाम बिल्कुल अलग है। और ये मैंने इसको पहले भी कंपेयर किया है कि दुनिया में जब बम गिरता है तो लोग अंदर जाते हैं, यहाँ जब बम गिरता है तो लोग बाहर आते हैं। वीडियो बनते हैं तो उसमें हजारों की तादाद में लोग मर्ग पर अमेरिका, मर्ग पर इसराइल कर रहे होते हैं, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। तो यहाँ पे सिस्टम पूरी तरह से अलग है दुनिया से। यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन लीडर्स के बेटे जो हैं
वो जंग में शरीक होते हैं, वो फ्रंट लाइन पे जाते हैं और एक बड़ी तादाद में शहीद भी होते हैं। ऐसा नहीं कि शहीद नहीं होते हैं। तो इसी पूरी समझ लीजिए जनरेशन के जो हैं वो मुश्तबा खामनाई हैं। जंग को भी नजदीक से देखा है और उसके अलावा जो सियासी माहौल रहे हैं ईरान के, उसको भी नजदीक से देखा है। उसके अलावा यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो जरूरी है वली फकीह बनने के लिए, जो रिलीजियस हिस्ट्री स्टडीज जरूरी हैं, जहाँ पे जो हौजे की पढ़ाई रहती है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी है, बहुत माहिर हैं, बहुत मजबूत इस फील्ड में भी हैं। तो इन सारी क्वालिटीज की बिना पे ही मजलिस खुफरगान में, क्योंकि मजलिस खुफरगान के अंदर जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो खुद एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद ये जो पढ़ाई कर मैंने आपको बताया है वो सारे लर्न लोग ही हैं। 88 की तादाद में जो बैठे हैं वो मुश्तहिद हैं, वो खुद सब आयतुल्ला हैं कि जो उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हौजात में पढ़ाई की है, मुख्तलिफ साइंसेज में, ह्यूमन साइंसेज में, इस्लामिक साइंसेज में माहिर होते हैं। वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगला वली फकीह कौन बनेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये सिलेक्शन इस बेस पे हुआ है कि जो बेहतरीन सिलेक्शन किया है। उसके साथ साथ एक एहसासाती पहलू भी है, क्योंकि सैयद अली खामनेई साहब की जिस तरह से शहादत हुई है तो पब्लिक को एक इश्क जो था, अब मैं बार बार इसको दोहराता रहा हूं आपके सामने, आपके इस प्रोग्राम में, कि एक इश्क है यहाँ की आवाम को अपने लीडर के साथ, और उसी वजह से वो बार बार इंतकाम के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं कि हम इस जंग को आगे तक लेके जाएंगे। वो सारा इश्क अब जो है वो मुश्तबा खामनाई में वो आप देख सकते हैं, उसका असर है, एक खास लगाव है उनसे, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे किस तरीके आपको रोकना चाहूंगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं रिजवी साहब, शायद ईरान के लोग इसे देखकर खुश होंगे। द व्हाइट हाउस ने इस वीडियो को जारी किया है और अमेरिकी सैनिक जो इसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनकी ये देखिए कॉफिन, उनकी जो ताबूत है उसको लेकर और इसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए वहाँ पहुँचे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, कंडोलेंस के लिए। और ये अमेरिका के लिए, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और किसी भी सोल्जर की हत्या नहीं होगी, कोई शहीद नहीं होगा, शहादत नहीं होगी, ये इन वादों के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसी अमेरिका को क्या दे रहे हैं ये अमेरिका देख रहा है और खुद ही व्हाइट हाउस इन तस्वीरों को यहाँ जारी कर रहा है। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि इस जंग में कोई भी होता है, जंग अगर है तो हताहत होंगे, मारे जाएंगे, ये तो तय है, उसकी तस्वीर है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि ये जो वीडियो इन्होंने रिलीज किया है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हाथी के दांत हैं कि जो खाने के और हैं, के जो खाने के दांत हैं। एक बड़ी तादाद में अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, घायल अवस्था में हैं। लेकिन क्योंकि ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया में ये छवि बना के रखनी है कि अभी भी हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे ज्यादा लोग नहीं मारे गए हैं, इस वजह से ये वीडियोज रिलीज किए जाते हैं ताकि मीडिया के जरिए से प्रोपेगेंडा किया जाए कि सिर्फ 5 या 6 लोग ही मारे गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखें तो एक बड़ी तादाद में अमेरिकन फोर्सेस मारी गई हैं या घायल हुई हैं और उनको दबाया गया है धीरे। इसी तरह से इजराइल से भी जो वीडियो वायरल हुआ है, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से सेंसरशिप है। जो असली तादाद है हताहत होने वालों की वो ये लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो तादाद बाहर आती है ऑफिशियली तौर से, औपचारिक तौर से, तो दुनिया के अंदर जो इन्होंने एक मजबूत होने का कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, हम बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये सारी जो हवा है ये खत्म हो जाएगी। फिर कोई आपका डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेगा, फिर कोई आपके फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, फिर कोई आपके राडार सिस्टम नहीं खरीदेगा, फिर कोई आपका पेट्रॉइड थार्ड नहीं खरीदेगा। तो ये पूरा एक साइकिल है, एक अंतरराष्ट्रीय एक पूरा साइकिल है कि जिसमें इनके नुकसानात का इम्कानात है। इस वजह से ये बहुत कम तादाद में 5-6 की तादाद में ये बताते हैं कि हमारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। आज नहीं तो कल वो तादाद बाहर आएगी। रिजवी साहब जरा बने रहिए, एक सवाल के साथ आता हूं सुनील शुक्ला जी के पास, फिर आपके पास आता हूं, फिर आपको मैं विदा कर दूंगा, आप फिर फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल प्लीज रुकिएगा जरा। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, इधर हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, और इस तस्वीर पे जो व्हाइट हाउस ने अभी जारी की है इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर लेना चाहूँगा। और साथ साथ इस आज 10वें दिन क्या कुछ है इन 10 दिनों में, कहाँ अमेरिका दिखाई देता है आपको और कहाँ ईरान दिखाई देता है। अमेरिका का मतलब उसके साथ साथ मैं इजराइल को भी जोड़ रहा हूँ। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी।
अमेरिका का स्टैंड आप ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान बदला है। कल तक वो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश रच रहा है ईरान। आज उन्होंने जो इजरायली अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान इजराइल को बर्बाद करना चाहता है। वो ये कहना चाहते हैं कि इजराइल के ऊपर ईरान एक बड़ा खतरा है। गोया कि यह जो युद्ध है वह अमेरिका ने अपने नजरिए से नहीं शुरू किया, इजराइल को बचाने के लिए शुरू किया। दूसरी तरफ एक आप ये भी देखिए कि इजराइल से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। इजराइल ने अपने यहां पूरी तरह से सेंसर लगा रखा, यानी कि ईरान के हमले से इजराइल पे क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं होनी चाहिए। जो वहां वीडियो लेने की मनाही है, जो बाहर के मीडिया के लोग जाना चाहते हैं उनकी एंट्री बैन है, जो वहां लोग रह रहे हैं वह कोई वीडियो नहीं ले सकते और वीडियो बना करके भेज नहीं सकते हैं। तो अब ट्रंप साहब ने क्या कहा कि यह युद्ध को रोकने का निर्णय ट्रंप ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने युद्ध अपनी तरफ से रोकना चाहे तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है, यह दोनों देशों की सहमति से ही यह युद्ध रुकेगा। यानी कि ट्रंप पूरी तरह से इस युद्ध की शुरुआत और इस युद्ध को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर डालना चाहते हैं, अपने कंधे पे कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों है? उसके कारण यही है, ये अमेरिकी जनता है वो अपने लोगों को कॉफिन में देखने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है, यह वियतनाम से भागे हैं, ये अफगानिस्तान से भागे हैं, केवल कि ये अपने सैनिकों को हताहत होते हुए देख ही नहीं सकते। ये जो पिछले साल का ईरान का युद्ध था उसे इन्होंने अपने आप को विड्रा किया और 10 दिन के अंदर वो युद्ध खत्म हो गया। कारण केवल यही था कि ये इस हालत पर नहीं होते और वहां की जनता इसको स्वीकार नहीं करती। लोग वहां पहले से कर रहे थे कि यह युद्ध अमेरिका के हित में नहीं, अमेरिका को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। एक तरह का दबाव पहले से ही बना हुआ है। दूसरी तरफ रसिया ने साफ साफ कहा कि वह ईरान के साथ है, वह ईरान की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए ईरान को किसी स्तर तक मदद करने के लिए तैयार और वह मदद करेगा। यह स्थिति चीन की भी हो गई। तो क्या रसिया, चीन और ईरान के मिले जुले ताकत के सामने इजराइल और यूएस इस युद्ध को और बड़ा करना चाहेंगे? जो उनके सहयोगी देश है खाड़ी के, उनका जो दबाव पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर कि आप इसको बंद कीजिए, क्योंकि जो उनके आर्थिक नुकसान हो रहे हैं उस आर्थिक नुकसान की कोई भरपाई उनको नजर नहीं आती। उनके लोगों का उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा संघर्ष इस दौर में पहुंचा हुआ है जहां अमेरिका पूरी अपने तरह से इस लड़ाई को आगे नहीं चला सकती। ईरान के ऊपर जो इनको उम्मीद बनी हुई थी कि ईरान बैकआउट करेगा या वह पीछे हटेगा या युद्ध में को रोकने की कोशिश करेगा, वह किसी जो समझौता, जिन शर्तों पर समझौता अमेरिका करना चाहता है उसके लिए तैयार होगा, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान की जनता को भड़काने के प्रयास किए गए, खूब किए गए। या ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, आप आइए और अपनी सत्ता संभालिए, हम आपको मदद करेंगे। कुर्द विद्रोहियों के पास अमेरिका गया कि आप विद्रोह कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, वो भी रिस्पांस नहीं मिला। तो आज की स्थिति हो गई है कि अमेरिका ईरान के इस जंग में ऐसी बुरी तरह से फंस गया जहां से वह एक सम्मानजनक एग्जिट चाहता है। भारत का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो सवाल पैदा हो रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, आप देख लीजिए लगातार शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, रुपए का लगातार उन्मूलन होता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ये वाजिब सवाल है कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का कितना असर पड़ रहा है और आप कुछ बोलते नहीं है। कौन अगर एक बड़े देश के नाते भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं और भारत की चुप्पी है, तो जो भारत को लेकर के सवाल पैदा हो रहे हैं निश्चित रूप से बड़े सवाल। भारत को इस युद्ध में एक बड़ी भूमिका, भारत से इस युद्ध में एक बड़ी भूमिका की उम्मीद की जा रही थी। क्यों? ये माना जा रहा था कि ईरान से परंपरागत संबंध है और ट्रंप सरकार से भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन दोनों जगह आप चुप हैं। न ट्रंप से बात करने की स्थिति आपकी बन रही है, न ईरान के पक्ष में आप खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो जो भारतीय डिप्लोमेसी है वो ऐसे संकट, ऐसे मोड़ पे आगे खड़ी हो गई कि जिसका उल्लेख राहुल गांधी कर रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएंगे, ये दुनिया किधर चलती चली जा रही है। तो इस युद्ध को लेकर मेरा अपना मानना है कि केवल ये युद्ध
केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच नहीं रह गया, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई। और ये स्वाभाविक सी बात है, दुनिया अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी के देशों से मुंह मोड़ लेगी, ये संभव ही नहीं। खाड़ी के देशों के ऊपर इस तरह का संकट बना रहेगा और पूरी दुनिया चुप रहेगी, ये संभव नहीं है। खाड़ी के देश युद्ध से हो रहे नुकसान को लेकर के चुप रहेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो गोया कि सभी लोगों के को असंतुष्ट करके ये अमेरिका या इजराइल इस युद्ध को जारी रख सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से रिजवी साहब, जब मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज की बात आ रही है, जरा आपके पास आता हूं, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच आता हूं, लंबा वक्त गुजर चुका है। रिजवी साहब जरा ये बताइए, गल्फ कंट्रीज उसमें भी आज ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कुवैत के ऊपर, खबर ऐसी आई। और उधर टर्की ने एक अपने मिसाइल को समुद्र में दागा है, और ये कहते हुए कि ईरान जो कह रहा है, अब मैं यहाँ के मीडिया की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी सच्चाई है आपसे बेहतर कौन बताएगा। टर्की ईरान के खिलाफ सीधी जंग में उतरा, ये एक मीडिया की हेडिंग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी सच्चाई है। समंदर में गिराई मिसाइल, कहा हमारी चेतावनी सबके फायदे में। जरा इसी का जवाब दे दीजिए, कितना सच है कितना गलत है ये। कल रात से भी मसलन तो मुसलसल चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली जो है अटैक्स कतर पे, कुवैत पे, बहरीन पे चल रहे हैं। और जब से इन्होंने ऑयल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था ईरान के, तो इन्होंने भी ऑयल स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया था। खासतौर से आपने कुवैत से और बहरीन से वीडियोस देखी होंगी। तो वो जंग मुसलसल, वो हमले जारी हैं, मुसलसल पहले चल रहे थे, अभी भी वो जारी हैं। और ये जो टर्की वाला मसला है, ये कल भी ये बात जिक्र हुई कि किसी तरीके से ये कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल खास तौर से कि इसको शिया सुन्नी इसको रंग दे दिया जाए। और आप जानते हैं टर्की जो है वो एक सुन्नी बहुल्य देश है और ईरान शिया मुल्क है। तो चाहते हैं कि कभी सऊदी अरब के साथ कभी टकराना चाहते हैं, कभी फेक न्यूज चलाते हैं कि दुबई ने जो है अटैक किया है पानी के प्यूरिफिकेशन प्लांट पे, उसको आके वो रद्द करते हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ये टकरा के ये इमेज पैगाम देना चाह रहे हैं कि शिया सुन्नी जंग है ये, ताकि वो जो अभी बात करी यहाँ पे जो बात अभी जिक्र करी सुनील जी ने की, वो चाह रहे हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से यहाँ से बाहर निकले, तो उसका एक बहाना कि हम इनको आपस में उलझा दें और बाहर निकल जाए। तो इसी के तहत ये बात लाई जाती है कि टर्की ने कहा कि हम हमला करने वाले हैं और ये करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से साइप्रस पे जब अटैक करते हैं, ईरान जब अटैक करता है, अगर करता है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, अगर करता है साइप्रस पे अटैक, तो फिर क्योंकि वो नेटो की संधि है टर्की की और वो सारे मामलात हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्ट कर लें उस मिसाइल को। तो जो खबर यहाँ पे मैंने देखी थी वो ये कि टर्की ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और वो पानी में गिरी है। लेकिन क्या वो मिसाइल टर्की के ऊपर हमला किया जा रहा था, क्या ईरान ने टर्की को टारगेट किया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही टर्की ने ऐसा कोई खास बयान दिया है कि हम जो है जंग शुरू करना चाह रहे हैं, ऐलान जंग करना चाह रहे हैं। ये सब मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, एक हाइप किया जाता है ताकि लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और कम से कम इंडिया के लेवल तक शिया सुन्नी माहौल बन जाए। लेकिन अभी जो माहौल मुझे जमीनी खबरें मिल रही है इंडिया से, वो ये कि इस वक्त शिया सुन्नी इत्तेहाद शायद पिछले 50 सालों में जितना यूनिटी शिया सुन्नी के दरमियान नहीं थी, क्योंकि सुन्नी वर्ल्ड के लोग ये जान गए हैं, हमारे जो सुन्नी भाई वो जान गए हैं कि जिनको वो अब तक अपना रहबर, अपना लीडर समझ रहे थे, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, वो सब अमेरिका के सामने हाथ जोड़े सजदे में तस्लीम हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल दें। उनके सारे यूएस के सारे बेसेस इन्हीं मुल्कों में हैं। अगर कोई खड़ा होकर मुकाबला कर रहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, अगर कोई अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है, गजा के जिनोसाइड का अगर किसी ने खुल के समर्थन की है और अमली तौर पे कुछ इकदाम किए हैं, तो वो सिर्फ ईरान है। इस वजह से आज मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस मसले में कम से कम उसमें बहुत ज्यादा यूनिटी है। शिया सुन्नी मसला बनाना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त कि वो किसी तरीके से ये दिखा दें कि ये जो जंग चल रही है वो शिया बनाम सुन्नी है। नहीं, ये जंग, मैंने पहले भी कहा, ये जंग हक परस्तों की जंग है, इमाम हुसैन की मानने वालों की जंग है। और दूसरी तरफ स्टीन फाइल वाले हैं, स्टीन गैंग है कि जिनका असल हदफ है दुनिया भर के सारे रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा कर लेना, इंसानों और इंसानियत का इस्तेसाल करना, उनका शोषण करना। तो ये मसला अभी यहाँ पे है। ग्राउंड जो खबर है वो ये कि टर्की के साथ कोई भी ऐसा क्लैश नहीं है, टर्की के साथ कोई भी झगड़ा इस वक्त, कोई भी मामला नहीं है, कोई जंग नहीं है। और जो पेजेश्कियान साहब ने बयान दिया था वो खास तौर से अजरबैजान और टर्की के लिए ही था कि क्योंकि यहाँ से हमारे ऊपर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो हम इनके ऊपर कोई हमला नहीं करने वाले हैं। इससे पहले भी अजरबैजान में 2 ड्रोन गिराए गए और ये कहा गया कि ईरान ने अटैक किया है।
जिसका खंडन किया था IRGC ने भी, उसके बाद यहाँ की फोर्सेज ने भी कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये पूरा माहौल इस तरह की वो डिवाइड एंड रूल वाला कोशिश चलती रहेगी। ये पुराने लोग हैं, इन्होंने इसी के जरिए से जो है दुनिया पे हुकूमत की है। तो अब ये इनके पास ऑप्शंस कम बन रहे हैं। इनके पास इन्होंने कोशिश की कि आंतरिक कलह कर दिया जाए कुर्दों के जरिए से या मुख्तलिफ जरिए से हम टेररिस्ट को जो है दहशतगर्दों को अंदर दाखिल करे ताकि ईरान का जो है दाखिली माहौल खराब हो। लेकिन जिस तरह से जनता यहाँ सड़कों पे है वो मामला भी बनता हुआ नहीं दिखा इनको। तो अब ये मुख्तलिफ तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश है और उम्मीद है कि ये किसी भी इस तरह के हथकंडों में कामयाब नहीं होंगे और आखिरकार इस जंग का जो नतीजा वो ईरान और जिब्हे हक के हक में ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। आप लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपके ज़रिए बहुत मिल जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत सारे रिपोर्ट्स भेजते हैं, बहुत विजुअल्स भेजते हैं और हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं उसको कम से कम ऑथेंटिक जो चीज़ें आप भेज रहे हैं, जो विजुअल्स भेज रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इसके लिए। सीधे आना चाहता हूँ पंकज जी, सबसे पहले आपके पास, फिर प्रशांत जी, प्रकाश जी, सब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस पूरे मामले को हम लोग उधर ईरान और अमेरिका, एक्चुअली आज देख लीजिए संसद में भी यानी दिल्ली तक इसकी आंच तो आ ही गई है और दिल्ली में चर्चा हो ना हो, संसद में चर्चा हो ना हो, सड़क पे इसकी चर्चा इसलिए होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था का मामला है जिस पर लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और जब इकोनॉमी का मामला यानी पेट्रोल डीजल की कीमत अब देख लीजिए कहां $60-65। प्रशांत जी आप ही बताए थे 28 तारीख को क्या कीमत थी क्रूड ऑयल की, लगभग वही $60-63 के लगभग कीमत थी, जो अब $114, अभी कल तक में $120 रहे। जी पंकज जी, 120 हो गए। पंकज जी की आवाज बढ़ाइए। जी जी देखिए, सबसे बड़ा शर्मनाक ये है कि यदि हम व्यापक रूप से देखें, शकील साहब तो पार्लियामेंट में थे, एस जयशंकर का लिखित बयान जो मैंने देखा अभी, उसके अंदर आप देखिए कि हमारी स्पाइनलेस फॉरेन पॉलिसी सामने आ रही। पहला चीज है, आपने उस पूरे निंदा पर जो भी आपने बयान दिया उसके अंदर अली खोमेनी साहब की हत्या की आपने निंदा नहीं की। आपने यूएस और इजराइल का ईरान में जो संप्रभुता पे हमला किया उसकी आपने निंदा नहीं की। आपने इवन ईरान ने यदि गल्फ कंट्रीज पे हमला किया उसकी भी निंदा नहीं की। तो आप क्या कर रहे हैं? यानी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। और अब आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि स्थिति यह है कि आज देश के आधे हिस्से में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले यूपी में हुआ, अकेले लखनऊ में पर डे 10,000 कॉमर्शियल सिलेंडर लगते हैं। अभी 5 मिनट पहले मेरे पास न्यूज आई कि पंजाब में भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई उन्होंने रोक दी। आप समझ रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकने का मतलब यह है कि जो हजारों रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं या तो वो बंद हो जाए या फिर वो डोमेस्टिक पे काम करेंगे या चोरी पे काम करेंगे। ये सीधा असर दिख रहा है। और ईमानदारी की बात है कि जो सरकार छुपा रही है कि यदि 7 दिन और युद्ध चलता है तो हम डीजल पेट्रोल के स्टॉक को संभाल नहीं पाएंगे और सबसे बड़ी चीज है, हम फर्टिलाइजर को नहीं संभाल पाएंगे जो हमारी इमीडिएट नेक्स्ट 2 मंथ में जरूरत होने वाली है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारी, और देखिए ना, आज पूरे जो साउथ एशिया है उसके अंदर स्थिति है, पाकिस्तान चिंतित है। पाकिस्तान का ऑयल का जो आयात का जो खर्चा है हर महीने 60,000 करोड़ डॉलर पे पहुंच गया और उनकी इकोनॉमी गड़बड़ है। बांग्लादेश ने अभी थोड़ी देर पहले अपने यहाँ के पूरे कॉलेज स्कूल्स की आकस्मिक छुट्टी कर दी जिससे कि बिजली और ईंधन की खपत को बचाया जा सके। ये जो चीजें चल रही है, अब आप देखिए कि कतर ने पहले बंद किया, उसके बाद कुवैत ने भी अपना जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको घटा दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि ईरान में जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो जो है एक केमिकल वॉर कहलाता है। और केमिकल वॉर की शुरुआत का सबसे बड़ा आरोप अभी परसों लगा है। लेबनान के जिन हिस्सों में इजराइल ने बम गिराया वहां स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा है कि उन्होंने फास्फोरस फेंका है वहां पे। तो ये युद्ध को शर्मनाक तरीके से केमिकल वॉर में बदलना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से आपने हमारे इंडिया मीडिया में देखा होगा कि तेहरान में
इतना काला धुआं हो गया, नालियों से पेट्रोल आ गया, आग का लावा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारे साथी जुड़े हुए थे उन्होंने उसी ईरान से रात में 5 लाख लोगों की रैली की खबर बंद चलाई है। जी। तो जो ये मीडिया का जो रोल है इसके अंदर, अब आपको बताऊं, हम लोगों के यहां से इस चीज को छुपाया जा रहा है। नाम लेके कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया की टीम कोच्चि में ईरान का जो जहाज था जो सेफ प्लेस में रखा था, उसके गोपनीय रूप से वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके इजराइल से कांटेक्ट थे और वो उस जहाज की लोकेशन के वीडियो इजराइल भेजना चाह रहे थे। हम ऐसे शर्मनाक पेशे से जुड़े हुए हैं, कई बार लगता है कि कैसे कैसे लोग इसमें। अब तो अपने यहाँ तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कह दिया है कि हमने लोकेशन दिया इजराइल को। अब पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें, शायद नहीं है ना? नहीं है, वो फर्जी है वीडियो, फेक है, फेक हाँ फेक है, वो फेक है। नहीं, वो ये नहीं है, यानी उन्होंने तो यानी अभी बोल दिया है कि अब यहाँ पे सेफ पैसेज दिया हुआ है। और अब हम यानी आप सोचिए कि हमारा भूमिका क्या है? हम क्या केवल सायरन बजा के मिसाइल चलना दिखाएं, या हम देखिए मीडिया की जो भूमिका है, जो मुझे लगता है 40 साल पत्रकारिता के बाद में, हम जनता को आने वाले संकटों के लिए सावधान करते हैं, और जनता को नहीं सरकार को भी सावधान करते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है कि पूरे देश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई। इस पे आप देखिए बड़ी मुश्किल से आपको न्यूज मिलेगी। लेकिन हमारे यहां चर्चा क्या है कि साइप्रस की ओर जा रही मिसाइल को रोक दिया गया, इंटरसेप्ट किया टर्की ने। जबकि अभी 4 दिन पहले, क्योंकि मैं विदेश के अखबार, गल्फ के अखबार ऑलमोस्ट सब देखता हूं, कुवैत में मोसाद के 4 एजेंट पकड़े गए, वो केवल वहां पर एक बड़ा कत्लेआम करना चाहते थे जी। तो ये इजराइल का युद्ध का एक पुराना तरीका है कि अपने मित्र देशों में अपने एजेंट्स के जरिए इस प्रकार का कत्लेआम कराया जाए जिससे कि इसका आरोप विपक्ष में जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि कुर्दों को कुछ लेवल पे एक्टिव किया गया। अभी तेहरान टाइम्स की न्यूज 5 मिनट पहले की है कि कुर्द जो इराक से लगा हुआ कुर्द बॉर्डर है, उससे बड़ी मात्रा में हथियार इन्होंने कुर्द आर्मी के जब्त किए। देखिए बहुत स्पष्ट है, इराक ईरान युद्ध के आंकड़े सामने हैं कि ईरान से ये लोग फुट सोल्जर के रूप में देश दुनिया की बहुत कम लोग लड़ सकते हैं। उनको फुट सोल्जर की लड़ाई का इतना बड़ा अनुभव है कि कुर्द वगैरह कुछ नहीं करेंगे। कुर्द को सपोर्ट क्यों करेंगे? यदि आपने जैसे कुर्दों को सपोर्ट किया, तो कुर्द तो सीरिया में भी है, कुर्द इराक में भी है, और वो तो अलग देश की मांग कर रहे हैं, वो टर्की में भी है। वो तो इस शर्त के अलावा क्यों शियाओं से लड़ने जाएंगे वहां पे? और पूरे दुनिया में जो मैसेज था, जो हमारे ईरान से साथी जुड़े हुए थे, इस समय मसला शिया सुन्नी कादियान अहमदिया का नहीं रह गया है। तो हमारे भारत की विदेश नीति और हमारे भारत की जो लगातार जो आप देख रहे हैं आज भी शेयर मार्केट है किस प्रकार के मुंह के बल गिरा है, और हम लोग या तो निश्चिंत हैं। यदि 1 मिनट हो तो मैं आपको कहानी सुना देता हूं, मेरे दर्शकों को वो कहानी बड़ी पसंद आएगी। 1 मिनट की कहानी है जी प्लीज। एक राजा था और राजा के कोई बच्चे नहीं थे, उसके अंतिम दिन चल रहे थे। तो उसको रात में सपना आया और उसने अपने मंत्री को बोला कि यार मैं किसी को ऐसा शासन भी सौंपना चाहता हूं, भगवान ने मुझको आदेश दिया है कि कल सुबह सुबह आंख खुलते ही महल के दरवाजे में जो पहला आदमी मिले उसको सत्ता दे देना। और इधर क्या था कि एक फकीर साहब, एक व्यक्ति था, वो अपने घर से कुछ जेवर एवर लेके भाग गया था, तो वो फकीर बन गया और झोला लेके बोलता था फकीर फकीर। वो एक दिन सोचा चलो राजा के यहाँ चलते हैं, माल अच्छा मिलेगा, तो दरवाजा बंद था तो वहीं सो गया है। तो अगले दिन सुबह जैसे दरवाजा खुला तो मंत्री को सोते मिल गए और बोला नया राजा मिल गया, चलो चलो पकड़ो इसको अंदर ले चलो। अभी राजा बन गए। तो इन्होंने अपने पुराने कपड़े फकीर के उतारे और उस थैले में रखे और बोला इस थैले को संभाल के रखना, इसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाना। लगाए गए। अब राजा खूब राग रंग में रहते हैं, अपना खूब उन्होंने देश विदेश घूमे, डांस देखते थे, मौज करते थे। एक दिन खुफिया सूचना मिली कि विदेश की सेना आके हमला कर रही है। राजा ने बोला चिंता मत करो, सब देख लिया जाएगा।
थोड़ी देर में सेनापति आया, अरे भाई उनकी सेना तो बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई। अरे बोले चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में मंत्री आया, उसको बोला भाई विजय, वो जो शत्रु की सेना है वो तो महल में घुस रही है। बोले मंत्री जी एक काम करो, जरा मैंने थैला दिया था ना वो लेके आओ। अब मंत्री और सबने दरबारी सोचा फकीर आदमी अभी कुछ जंतर मंतर निकालेगा और विदेशी सेना को फूंक देगा। उन्होंने थैला मंगाया, बोले सब बाहर निकलो। बाहर निकले, उन्होंने अपना फकीर वाला कपड़ा पहना और बोले हम तो फकीर हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और अपना थैला लेके निकल गया। तो हमारे देश की विदेश नीति जो है इस स्थिति में है कि कोई भी फकीर बनकर वो थैला लेके निकल जाएगा और हम लोग देखते रहेंगे। और इतनी बड़ी घटनाओं पे जब एलपीजी की सप्लाई रुक रही है, देश में पूरे जगह ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर दिक्कत है, इंडस्ट्रीज पे नुकसान हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की भी सप्लाई रोकी गई है। बिल्कुल जी राजू जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी जल्दी आपके पास आना चाहता हूं, समय बहुत हो गया है। प्रशांत जी, इस जंग को आप कहां देखते हैं, जबकि इसकी आंच जो है यहां तक हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी है, जिस भी रूप में हो, लेकिन पहुंच तो गई है। जी देखिए, आज 10वें दिन इसको हम रिव्यू करें राजीव जी, अगर 10 दिन हो गए युद्ध को जी, तो भारत की बात करें, क्योंकि भारत का कोई रोल, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, भारत का कोई भूमिका नहीं है। और भारत खमनेई की हत्या को कंडेम भी नहीं कर पा रहा है ना विदेश मंत्री। लेकिन जरा अमेरिका के दृष्टिकोण से देखिए इसको। अमेरिका रिजीम चेंज करने की बात कर रहा था, रिजीम चेंज तो उसने हत्या भी कर दी, लेकिन और रजा पहलवी की बात हुई, फिर कहा कि नहीं अंदर से किसी को हम करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ों पे फुल स्टॉप लग गया। और आज जो है वो खमनेई के बेटे बना दिए गए वहाँ के सुप्रीम लीडर। तो एक तो कि रिजीम चेंज का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था वो अब खत्म हो गया। एक बात जी, $2 बिलियन पर डे खर्च हो रहा है पेंटागन का। ये रिपब्लिकन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं। इतना बड़ा खर्चा आप अगर कर रहे हैं तो आज नहीं कल आपको कांग्रेस से, पार्लियामेंट से परमिशन मांगनी होगी। कॉफिन्स वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी आप दिखा रहे थे। उससे इंटरनल पॉलिटिक्स ट्रम्प की वो हो रही है। हम 3-4 दिन से लगातार बात कर रहे हैं राजीव जी कि ट्रम्प इस युद्ध में अब एग्जिट चाहते हैं। अभी सुनील जी बता रहे थे कि वो अब युद्ध खत्म करने, कैसे नेतन्याहू के साथ खत्म करेंगे कि हम खत्म करेंगे, यानी वो युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। युद्ध को रोकने की बात उनके दिमाग में आ गई है। वो कैसे होता है, कब होता है, उसका प्रोसेस अलग बात है। तो अब वो बात क्यों हो रही है कि एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का दबाव है, कॉफिन्स वहाँ जा रहे हैं, और ग्लोबल इकॉनमी बड़ी तेज़ी से उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो इतना बड़ा अंदाज तो अर्थशास्त्रियों को और एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। हम लोग भी अंदाज लगा रहे थे कि क्रूड ऑयल $110-115 जाएगा 15 दिन बाद, लेकिन वो आज ही चला गया जी। आज स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट गिरा, 1200 पे बंद हुआ है, -1200 बंद हुआ है। आज रुपया $92 जो है $92 का हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन खतरा है। इसलिए दुनिया भर का दबाव बन रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हर्मोज 1 सप्ताह और अगर बंद रहा तो भारत में युद्ध जैसी स्थिति के इकोनॉमिक इमरजेंसी जो कदम है उठाने पड़ेंगे। राशनिंग करनी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की, सीमेंट की, तेल की, गैस की, इन सब की राशनिंग भारत में करनी पड़ेगी अगर स्थिति यही बदली यही तो स्थितियाँ बहुत बेकाबू हो चुकी हैं आर्थिक फ्रंट पे, और वही कारण बनेगा इस युद्ध को रोकने का। टर्की की बात क्यों आ रही है बार बार? टर्की को अमेरिका इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि टर्की अकेला केवल पड़ोसी देश नहीं है ईरान का, वो नेटो मेंबर भी है।
तो अमेरिका चाह रहा है कोई एक नेटो मेंबर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो नेटो भी आ जाए, यूरोप भी आ जाए, और इसीलिए ईरान ने टर्की को कभी निशाना बनाया नहीं। तीसरी बात कि इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, खबरें वहाँ से नहीं आ रही हैं। कोई टीवी स्टेशन अगर लाइव कर रहे होते तो उनके लाइव के पीछे लाइव मिसाइल जो है गिरती हुई दिखाई देती है। आयरन डोम ध्वस्त हो चुका। और याद कीजिए कि पिछली बार किस तरीके की तस्वीरें आ रही थी कि लोग मेट्रो स्टेशनों पे सो रहे थे, बंकर नहीं बचे थे। लगभग वैसी स्थिति अभी भी है, केवल फर्क ये है कि वीडियो नहीं आ पा रहे वहाँ से। तो स्थिति बहुत ही 10वें दिन में कहूँगा कि बहुत विषम है, और ईरान तमाम नुकसान के बावजूद कंट्रोल में है। ये आज की तस्वीर है तेहरान की, जो हमारे बीच में ये चल रही है तस्वीर, तेहरान सेंटर तेहरान की तस्वीर है। और ये आज मुज्तबा खामनेई के नाम के ऐलान के बाद जश्न मनाने लोग निकले हैं, और एंटी अमेरिका, एंटी इज़राइल स्लोगन वहाँ लोग कह रहे हैं। और ये तस्वीर आज की है, देखिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ। और यूएई में, दुबई में राजीव जी लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार वहाँ पे हमले हैं। तो सैकड़ों बैलिस्टिक को क्रूज मिसाइल ईरान दाग चुका है। तो ये स्थिति अब स्थिति जो है अमेरिका के कब्जे में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अब उनको चाहिए कि रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल एग्जिट, कि उससे एग्जिट कैसे करें। लेकिन अगर ये लड़ाई 3-4 दिन में नहीं रुकती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा असर होने जा रहा है। ये क्रूड ऑयल $150 से ऊपर जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तमाम और चीज़ें रुकेंगी, और ये दबाव, दुनिया का दबाव बनेगा इस युद्ध को रोकने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दुनिया का दबाव तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा, वो तो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रकाश जी आपके पास। 10वां दिन आज इस युद्ध के, और लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसको किधर देख रहे हैं, और इसमें भारत की भूमिका, पिछले दिनों लगातार उस पर चर्चा होती रही, जरा इंडिया की भूमिका पे भी अपनी बात रखिए। इस युद्ध में इंडिया की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। युद्ध में तो छोड़िए, युद्ध के आसपास भी कोई प्रतिक्रिया में भी हमारी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। हम एक तरह से पर्दे के पीछे जा चुके हैं, रंगमंच पर कुछ और चल रहा है, हम पीछे खड़े हुए। ये पूरी की पूरी स्थिति शर्मनाक है कि ईरान का इतना बड़ा पड़ोसी देश, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र, इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं। एक और बात है कि हमारी सरकार की स्थिति शुतुरमुर्ग जैसी हो गई। रेत में अपना मुंह छुपाकर हम बैठे हैं कि हमें दुनिया में क्या हुआ हमें पता ही नहीं। तो ये बहुत चिंता की बात है। आज जो ब्रेंट का, पेट्रोल का दाम चला गया, क्रूड ऑयल का दाम चला गया, वो 119.5 डॉलर तक चला गया था सुबह। बाद में वो थोड़ा ऊपर गया, थोड़ी राहत मिली जब दूसरे लोगों ने घोषणा की, दूसरी कंपनियों ने और देशों ने कि हम रिलीज कर रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत है, जो कल्पना थी कि हमें शायद ये दिन देखने को मिल सकता है, तो वो हमें इतनी जल्दी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आशंका है, सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ा के इशारा किया है अभी कि देखिए अभी तो पेट्रोल, डीजल, मूल बात यह है कि जिस कच्चे तेल की बात हम करते हैं, वो कच्चा तेल केवल पेट्रोल या डीजल या यही नहीं है, सैकड़ों प्रोडक्ट उससे बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि कितनी चीजें हम उससे बनते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, और पूरी इकोनॉमी किस तरह उससे चलती है। उससे धागा बनता है, क्या क्या चीज उससे नहीं बनती। अगर आप देखने जाएं तो लुब्रिकेंट बनते हैं, वेस्लिन बनता है, प्लास्टिक बनता है, अमोनिया आधारित खाद बनती है, कीटनाशक होता है, दवाइयां हैं, डिटर्जेंट है, एविएशन फ्यूल है, पैराफिन है, वैक्स है। तो ये सारी चीजें जो होगी, पेंट, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीजें महंगी होने वाली है अगले कुछ ही दिनों में। इसकी शुरुआत हो चुकी। तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है जी। भारत कोई पहल करे इस बारे में। तो भी एक जमाना था जब भारत एक बड़ी एक पहचान थी दुनिया में
कि निर्गुट देशों का नेता है, किसी गुट में नहीं है, लेकिन अब हम कहीं नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, आप तो परमानेंटली इस पर नजर रखे हुए हैं, 10 दिन हो गए, क्या यहां से क्या एग्जिट खोज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ब्रिटेन के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि गिरफ्तार करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही जरा। जी राजीव जी, वो ये भी कह रहे हैं इसके साथ साथ, जो जॉर्ज गैलोवे हैं जो गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि 168 जो हैं वो यूएस के सिपाही जो हैं वो बंधक बना लिए हैं ईरान ने। अब ये उनका दावा है, जॉर्ज गैलोवे का, वो पूर्व सांसद हैं यूके के, उनका दावा है और उनकी मांग है कि ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल ये उनका दावा है। लेकिन राजीव जी, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय मार्को रूबियो जो हैं अभी 15 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अब शिफ्ट कर दिया है, जो रिजीम चेंज था उससे बदल गए हैं। अभी तक तो ये था कि रिजीम चेंज करना है वहाँ, अनकंडीशनल सरेंडर, अब वो अनकंडीशनल सरेंडर और रिजीम चेंज से बदल गए हैं। और उन्होंने जो 3 लक्ष्य बताए हैं, वो 3 लक्ष्य जो है राजीव जी बड़े मजेदार हैं। और वो उनका जो कहना है, वो 3 लक्ष्य ये कि भी हमारा लक्ष्य जो है इस युद्ध का, वो है मिसाइल लॉन्च करने की ईरान की क्षमता को खत्म करना, इन मिसाइलों को बनाने वाली फैक्ट्रियों को खत्म करना, और उनकी